हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, जैसा कि इस समय हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 विद्युत धारा को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत सेल के संयोजन, यानी कि वैद्युत सेल का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये सभी वीडियोस देखने हैं तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले इनका फॉर्मूला हम लिखते हैं। ठीक है, तो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो विद्युत वाहक, ठीक है, वाहक बल। ठीक है, तो सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से। ई इक्वल टू होता है W अपान क्यू, W अपान क्यू। देखिए इसको आप क्या लिख दीजिएगा, ठीक है, वाहक बल है। अब देखिए यहां पर W इक्वल टू क्या होगा, W इक्वल टू E इंटू क्यू, E इंटू क्यू। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, विद्युत वाहक बल की परिभाषा मैं आपको ऑलरेडी कल बता चुका हूं। ठीक है, क्या होता है, एकांक आवेश क्यू को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा होती है W, उसी को हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। तो यहां पर W है सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, Q है आवेश। ठीक है, अब क्या है, टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा से इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा से, तो टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा से हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे V इक्वल टू होता है W वाह, यानी कि इसमें वाह परिपथ में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। ठीक है, तो W वाह अपान क्यू, इसमें इस तरह का होता है, यानी कि जहां पर W है वहां पर W वाह हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर W वाह इक्वल टू क्या होगा, यानी कि वाह का मतलब होगा आपका एक्सटर्नल। ठीक है, EXT भी आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा V इंटू क्यू, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब एक चीज और है, यानी कि जो आपका विभव पतन मैंने पढ़ाया था उसकी परिभाषा से समझ लेते हैं। तो विभव पतन की परिभाषा से, पतन की परिभाषा से, ठीक है, तो विभव पतन की परिभाषा से मैंने आपको बताया था कि V डैश, इसको डिनोट करते हैं V डैश से, V डैश इक्वल टू होगा W आंतरिक, यहां पर W इंटरनल लेंगे, ठीक है, आंतरिक अपान क्यू। ठीक है, तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं W इंटरनल, यानी कि W आंतरिक इक्वल टू हम लिख सकते हैं B डैश इंटू क्यू। ठीक है, V डैश इंटू क्यू, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1st, 2nd, 3rd हो गया। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या है, जो कुल ऊर्जा W होगी वो W, यानी कि W वाह ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो W वाह प्लस W आंतरिक, ठीक है, आंतरिक, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला यहां पर लगा देंगे, तो W इक्वल टू आपका हो जाएगा, W वाह कितना है ऊपर देखिए V इंटू क्यू, W आंतरिक है V डैश इंटू क्यू। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे V इंटू क्यू प्लस V डैश इंटू क्यू। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है बताइए, W इक्वल टू आपको मैंने अभी ऊपर बताया था, देखिए सेल के विद्युत वाहक बल को जब मैं बता रहा था, ये इक्वल टू होगा E इंटू क्यू। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, V, यहां पर हम Q कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या कॉमन ले लेंगे, Q कॉमन ले लेंगे, तो आपका बचेगा V प्लस V डैश। ठीक है, अब Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचा क्या, E इक्वल टू V प्लस V डैश। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो देखिए यहां पर हमारा बचा E इक्वल टू बी प्लस वी डैश, वी प्लस वी
डैश। अब देखिए हमें पता है, चूंकि सभी लोगों को पता है कि V डैश इक्वल टू होता है आई आर। ओम के नियम से देखिए V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहां पर हम लिख देंगे V डैश इक्वल टू आई आर। अब V डैश के स्थान पर आई आर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा V इक्वल टू E इक्वल टू V प्लस आई आर, V प्लस आई आर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यही रिलेशन है, यही संबंध है किसमें, सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में। बट इसे हम एक और तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं V इक्वल टू E माइनस आई आर। देखिए आई आर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो यहां पर V आपका है टर्मिनल विभवांतर, E है आपका विद्युत वाहक बल, I है धारा, R है आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर आप हम लोग और समझेंगे, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया कि V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर और समझेंगे एक पॉइंट। अब यहां से हम धारा का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो परिपथ में धारा, परिपथ में धारा का अगर फॉर्मूला निकालें तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो हमें यह भी पता है कि V इक्वल टू वी आई आर होता है। ठीक है, तो V के स्थान पर हम आई आर कर देंगे। ठीक है, V के स्थान पर हम क्या करेंगे, आई आर कर देंगे। ठीक है, V इक्वल टू आई आर। अब आई आर हो गया तो यहां पर E माइनस आई आर ऑलरेडी है, E माइनस आई आर। ठीक है, ये R है प्रतिरोध, ये है आंतरिक प्रतिरोध, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम E इक्वल टू निकाल लेंगे। ठीक है, तो E इक्वल टू, या फिर हम ऐसे ही रहने देते हैं, क्या करेंगे आई आर, और ये माइनस आई आर है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आई आर इक्वल टू आपका हो जाएगा E। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, I को कॉमन ले लेंगे। देखिए दोनों में I कॉमन है तो बीच में बचा क्या, R प्लस R बचा। ठीक है, इक्वल टू आपका हो गया E। अब देखिए यहां से हम I निकाल लेंगे, I इक्वल टू हो जाएगा E अपान R प्लस R। तो ये फॉर्मूला भी निकल कर आता है। अगर हमें धारा निकालनी है परिपथ में तो हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत सेलों का संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि प्रतिरोधों का संयोजन, वैसे ही आपको वैद्युत सेलों का संयोजन भी पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे वैद्युत सेल मिलकर बैटरी का निर्माण करते हैं, तो देखिए वैद्युत सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। यानी कि वैद्युत सेल के संयोजन को, कॉम्बिनेशंस को हम बैटरी बोलते हैं, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, अब देखिए वैद्युत सेलों को तीन प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। पहला है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम और तीसरा है मिश्रित क्रम। ठीक है, इन तीन प्रकार से हम वैद्युत सेलों को संयोजित कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है वैद्युत सेल का संयोजन। ठीक है, तो एक एक को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम में, यानी कि अगर हमें सीरीज में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा है एक श्रेणी क्रम में हम सेलों के संयोजन को पढ़ेंगे इन सीरीज। तो देखिए यहां पर एक परिपथ है, इसमें धारा बह रही है, इसका बाह्य प्रतिरोध जो है वो कैपिटल R है। ठीक है, और यहां पर एक कुंजी लगी है। अब देखिए यहां पर आंतरिक प्रतिरोध भी है, यहां पर देखिए सेल, कई सेल लगे हैं। देखिए ये आपका ये सेल का विद्युत वाहक बल E है, इस सेल का E है और इसका भी E है। ठीक है, तीनों को क्या है, आपका जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि वैद्युत सेल वैद्युत धारा प्राप्त करने का एक स्रोत है। ठीक है, बहुत सारे वैद्युत सेल मिलकर संयोजन करके बैटरी का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो इस क्रम में एक सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से, यानी कि इसका ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से ऐसे हम जोड़ते हैं, और दूसरे का ऋण ध्रुव तीसरे के धन ध्रुव से ऐसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो ये आपका हो गया श्रेणी क्रम में संयोजन। अब यहां पर लिखिए, माना n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखिए मान लीजिए n सेल हैं, मैंने 3 लिया है लेकिन n इसको मान लीजिए श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तथा प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है। देखिए प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक है, अब देखिए परिपथ में प्रयुक्त सेलों का कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, बताइए। परिपथ में जो प्रयुक्त सेल हैं उनका कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, N इंटू E। ठीक है, कुल विद्युत वाहक बल जो उनका होगा वो हो जाएगा N इंटू कैपिटल E, विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आप लोग और समझिए, कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है। देखिए यहां पर R R R, तो मान लीजिए N
n टर्म है, यानी कि कई r आपके पास हैं, कई सेल आपस में जुड़े हैं, तो यहां पर मैंने n संख्या इसकी n मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं nr, यानी कि संख्या तो दी नहीं है कि 3r है तो 3r हम मान लें, कई संख्या में मान लीजिए जो जुड़े हों तो nr हमने उसको लिख दिया है, ठीक है। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो देखिए nr है इसका आंतरिक प्रतिरोध और कैपिटल R है इसका बाह्य प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, nr से हम r को जोड़ दें, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध है तो वो प्रतिरोध ही, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। अब परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा को निकाल लेंगे, तो कुल वैद्युत धारा को निकालना है तो कुल विद्युत वाहक बल अपान कुल प्रतिरोध, तो विद्युत वाहक बल है Ne अपान कुल प्रतिरोध है Nr प्लस R, तो यही हम रख देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा I इक्वल टू हो जाएगा Ne अपान Nr प्लस R। देखिए Ne आपका क्या है, कुल विद्युत वाहक बल है, Nr प्लस R क्या है, कुल प्रतिरोध है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। बस यही पता का आपका था। अब देखिए केस 1 में यदि मान लीजिए Nr जो आपका है ये कैपिटल R से बहुत छोटा हो, तो समीकरण 1 से क्या होगा, मान लीजिए कि Nr जो है वो R से बहुत छोटा है, तो Nr इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, Nr प्लस R, Nr प्लस R इक्वल टू हम लिख सकते हैं केवल R, ठीक है, क्योंकि R की मात्रा ज्यादा है, R बहुत बड़ा है, तो हमने लिख दिया I इक्वल टू Ne अपान कैपिटल R लगभग, ठीक है। अब देखिए अर्थात यदि जोड़े गए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत कम है, तो इन सेलों द्वारा दी गई धारा एक सेल की धारा की लगभग n गुनी होगी, ठीक है, यानी कि इसकी लगभग n गुनी होगी। अब यहां पर एक चीज और समझिए, जब जोड़े गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिक धारा प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। मान लीजिए कि जो बाह्य प्रतिरोध था कैपिटल R ये आंतरिक प्रतिरोध से काफी ज्यादा हो, क्या लिखा गया है, जब जोड़े गए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध जो है वो बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो, तो अगर हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो अधिक से अधिक धारा हम प्राप्त कर सकते हैं, यही निष्कर्ष हमें निकालना था, ठीक है। समझ में आया। ऐसे केस 2 में देखिए हम मान लीजिए कि जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध से ज्यादा है, यानी कि Nr इज ग्रेटर देन R, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या होगा, I इक्वल टू Ne अपान Nr हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कैपिटल R बहुत छोटा है तो इसको नगण्य मान लेंगे 0, तो Nr बचेगा, तो ये लगभग I इक्वल टू E अपान R हो जाएगा। तो अब यहां पर अर्थात यदि जोड़े गए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत अधिक हो, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध अगर ज्यादा है तो n सेलों से लगभग उतनी ही धारा प्राप्त होगी जितनी एक सेल से, यानी कि n परिपथ से उतनी ही धारा प्राप्त होगी जितनी की एक सेल से प्राप्त होती है। अतः ऐसे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कोई लाभ नहीं है, ठीक है। समझ में आया। अगर मान लीजिए कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है, ठीक है, तो ऐसे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, और अगर आपका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत कम है, ठीक है, तो यहां पर इस संयोजन से लाभ है, ठीक है। तो यही दो केस बताए गए हैं, एक में अगर आपका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो बाह्य प्रतिरोध से कम है तो इस परिपथ से लाभ होगा, इससे हम अधिक धारा प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आपका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से ज्यादा है तो इस ऐसे संयोजन का कोई भी लाभ नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपका होगा श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए समांतर क्रम में हम पढ़ेंगे इन पैरेलल, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो आपके सेल हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये और एक सेल ये, तो ये देखिए समांतर क्रम में जुड़े हैं पैरेलल लाइन में। तो जब पैरेलल लाइन में जुड़े हुए हैं तो इनकी विद्युत वाहक बल समान होंगे, ठीक है, क्योंकि इनका ये ध्रुव इससे जुड़ा है, ये ध्रुव इससे जुड़ा है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, ये E है, ठीक है। ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका जो विद्युत वाहक बल होगा वो समान होगा। तो देखिए माना n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो, ठीक है, जैसा सब में था वैसे इसमें भी है। तो परिपथ में प्रयुक्त सेलों का कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, E होगा, क्योंकि इसमें जो है सेलों की संख्या एक ऐसे जुड़ा गया है समांतर क्रम में, ठीक है। तो यहां पर n हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़ा गया है तो इसका कुल विद्युत वाहक बल समान होगा, यानी कि सिर्फ E ही होगा। इसका बाह्य प्रतिरोध R है। तो देखिए माना सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध R डैश है तो क्या होगा, तो इसका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, तो 1/r डैश आप सभी को पता है
कि समांतर क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ पर कई स्मॉल r हैं, तो यहाँ पर माना सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध r डैश है, तो 1/r डैश यानी कि तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ये जितने भी आंतरिक प्रतिरोध हैं सेल के, ठीक है, उनको आपस में जोड़ देना। तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r ऐसे जितने भी है 1/n तक मैंने लिख दिया है, n टर्म तक, ठीक है। यानी कि अगर 4 5 6 है तो आप n मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप नंबर्स को बढ़ा सकें, ठीक है। अब देखिए जब n यहां पर n संख्या है, ठीक है, सेलों की, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/r डैश इक्वल टू n/r। समझ में आ गया, क्योंकि n टर्म तक हमने बताया तो n/r हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर r डैश की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये r डैश अगर ऊपर जाएगा तो ये r भी ऊपर चला जाएगा, तो r डैश इक्वल टू r/n हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए क्या होगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो वही प्रोसेस है, r डैश और बाह्य प्रतिरोध को जोड़ दीजिए, जो ये आपका बाह्य प्रतिरोध है, ठीक है, तो ये कुल प्रतिरोध आ जाएगा, तो r डैश प्लस r ये आपका कुल प्रतिरोध हो जाएगा। अब अगर आपको प्रवाहित धारा निकालनी है उसी तरह जैसे मैंने श्रेणी क्रम में निकाला था, तो अतः परिपथ में प्रवाहित धारा इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल अपान कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है, E है, कुल प्रतिरोध कितना है, r/n प्लस r है, ठीक है। देखिए ये r डैश की वैल्यू हमने रख दी है r/n जो हमने यहां पर निकाला था। अब चलिए इसको निकालते हैं, तो देखिए धारा क्या हो जाएगी। अब धारा इक्वल टू मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि परिपथ में प्रवाहित धारा इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल अपान कुल प्रतिरोध, तो कुल विद्युत वाहक बल हमारा E है, कुल प्रतिरोध कितना है ये देखिए r/n प्लस r है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कुल धारा। अब देखिए इसमें भी केस है, यानी कि केस में हम इसकी भी कंडीशंस हैं, तो केस नंबर एक क्या होगा। अब यदि r/n जो है आपका ये बहुत छोटा हो, किससे, बाह्य प्रतिरोध से, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध आपका जो है वो बाह्य प्रतिरोध से अगर छोटा हो, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, देखिए तो हम लिख सकते हैं r/n प्लस r, देखिए r/n प्लस r लगभग बराबर होगा किसके, r के, ठीक है, लगभग बराबर होगा r के, क्योंकि r/n जो है बहुत छोटा है, तो यहां पर r/n प्लस r जो होगा वो लगभग r के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, देखिए यहां पर अब हम लिखेंगे I इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, I इक्वल टू आपका हो जाएगा E/r, E/r क्यों हो जाएगा बताइए। देखिए r/n प्लस r जो है ये लगभग r के बराबर हो गया, ठीक है, तो जब ये r के बराबर होगा तो देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/, और ये हो गया r के बराबर, तो हम लिख सकते हैं E/r। देखिए r/n प्लस r है, ये r/n प्लस r, तो ये लगभग r के बराबर है, तो हमने E/r लिख दिया I इक्वल टू, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं केस में, तो I इक्वल टू E/r हो जाएगा। तो यहां पर एक सेल से प्राप्त धारा ये है, एक सेल से, यानी कि कुल सेल से प्राप्त धारा नहीं है, ये एक सेल से प्राप्त धारा है, ठीक है, प्राप्त धारा है। तो अतः यह संयोजन व्यर्थ होगा, अतः यह संयोजन व्यर्थ है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, एक सेल से प्राप्त धारा है, तो I इक्वल टू E/r आया, तो ये जो आपका संयोजन है ये व्यर्थ है। अगर आपका r/n जो है वो बाह्य प्रतिरोध से कम है तो ये संयोजन आपका व्यर्थ होगा। केस 2 देखते हैं अब हम, ठीक है, केस नंबर 2। केस 2 में क्या होगा, यदि मान लीजिए यदि r/n जो आपका है r/n वो अगर बड़ा हो किससे, बाह्य प्रतिरोध से, ठीक है, अगर वो बड़ा है तो क्या होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो r/n प्लस r इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये लगभग बराबर होगा किसके, r/n के, r/n के लगभग बराबर हो जाएगा। देखिए r/n प्लस r इक्वल टू ये लगभग हो जाएगा r/n के बराबर, ठीक है,
ठीक है। तो यहां पर क्यों बराबर हुआ, देखिए r अपान n प्लस आर है। अब देखिए r जो है r अपान n से बहुत ज्यादा छोटा है, तो यहां पर r की वैल्यू हम 0 ले लेंगे, तो r अपान n प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लगभग r अपान n के बराबर होगा, क्योंकि r इक्वल टू लगभग नगण्य हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए i इक्वल टू क्या होगा, तो i इक्वल टू मैंने ऊपर आपको बताया था कि यहां पर i इक्वल टू हो जाएगा e अपान r प्लस n। देखिए मैंने ऊपर आपको क्या बताया था कि i इक्वल टू होता है e अपान आर एन प्लस आर, ठीक है, ऊपर मैंने बताया था, देखिए ये, ठीक है, i इक्वल टू ई अपान आर एन प्लस आर है। तो जब आपका जो ये आर एन प्लस आर है, ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको कहा कि आर एन प्लस आर इक्वल टू लगभग होगा आर अपान एन के, ठीक है, आर अपान एन के। तो यहां पर देखिए ये लगभग आर जो है नगण्य हो जाएगा, तो ये आर अपान एन बचेगा, तो i इक्वल टू ई अपान आर अपान एन लिख सकते हैं, तो वही मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है, i इक्वल टू ई अपान आर अपान एन। समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर इसको हम लिख सकते हैं i इक्वल टू एन आपका ऊपर चला जाएगा इंटू ई अपान आर। अब देखिए यहां पर i इक्वल टू आपका हो जाएगा n इंटू ई अपान आर, क्या है, ई अपान आर है एक सेल से प्राप्त धारा, मैंने अभी निकलवाया है, ठीक है, एक सेल से प्राप्त धारा, ठीक है। तो ये जो संयोजन होगा ये लाभप्रद होगा, क्यों, क्योंकि जो सेलों की संख्या n है वो n इंटू एक सेल से प्राप्त धारा इसके गुणनफल के बराबर होगा i, ठीक है, यानी कि पूरे परिपथ में। तो अतः ये संयोजन लाभप्रद है, ये संयोजन जो है लाभदायक होगा, अतः ये संयोजन लाभप्रद है, ठीक है। तो ये होगा आपका समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, सेलों का। अब हम देखेंगे अपना थर्ड यानी कि मिश्रित क्रम संयोजन। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम मिक्स ग्रुपिंग। तो देखिए ये क्या होता है, इसमें आपका समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों होगा, यानी कि जो आपके सेल हैं वो समांतर क्रम में भी जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में भी जुड़े हैं। देखिए जैसे ये सेल ये और ये देखिए एक समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इधर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसमें आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों में सेल जुड़े हुए दिखेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, एक परिपथ है, इसमें यहां पर कई सेल जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहां पर कई सेल हैं, मान लीजिए सेलों की संख्या n है, ठीक है, और जो m पंक्ति है, m पंक्ति एक अलग पंक्ति है, ठीक है, इसमें विद्युत धारा I बह रही है, इसका बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है और यहां पर एक कुंजी लगी हुई है, ठीक है। तो देखिए लिखिए, माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, देखिए जितने भी सेल हैं इनका विद्युत वाहक बल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। ये तो हमने अभी आगे भी पढ़ा, वही प्रोसेस यहां पर भी आपको करना है, ठीक है। देखिए एक पंक्ति में लगे सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, यानी कि अगर एक पंक्ति में माने हम, ठीक है, एक पंक्ति में अगर हम लें तो एक पंक्ति में लगे सेलों का कुल विद्युत वाहक बल जो होगा वो n इंटू ई होगा, ठीक है। अब देखिए पंक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं, यानी कि जो आपकी पंक्तियां हैं ये देखिए समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं, इसलिए परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल जो होगा वो n इंटू ई होगा, ठीक है। कितना हो गया विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल आपको पता चल गया। अब इसका आंतरिक प्रतिरोध देखते हैं। तो एक पंक्ति में लगे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो है R प्लस आर, यानी कि सभी आंतरिक प्रतिरोध को हमें जोड़ देना है, ठीक है, एक पंक्ति के सभी आंतरिक प्रतिरोधों को हमें जोड़ देना है सेल के। तो R प्लस आर n पदों तक आप लेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं NR, यानी कि इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं NR, ठीक है, यानी कि सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध NR हो जाएगा, स्मॉल r, ठीक है। अब देखिए क्या है, अतः यम पंक्तियों में लगे सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, देखिए जो यम पंक्ति है इसमें सभी जो सेल हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/r प्लस इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। तो देखिए हमने सिर्फ यहां पर एक पंक्ति में लगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध लिखा है NR। अब इसमें कई पंक्तियां हैं, ठीक है, तो हम तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे तो इसको मान लेते हैं R डैश, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध को, ठीक है। तो 1/r डैश इक्वल टू, देखिए एक पंक्ति में कितने लगे हैं, NR लगे हैं। अब कई पंक्तियां इसमें हैं तो सभी के लिए हम क्या करेंगे 1/NR प्लस 1/NR प्लस जितने भी हैं उसे हम यम पदों तक लिख देंगे, ठीक है।
तो यम पदों तक जब हम लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं m अपान एन आर। एम का मतलब यम पदों तक, कई पदों तक, ठीक है। आगे जितने भी सेल होंगे उनका हम 1 अपान एन आर 1 अपान एन आर लिखते चले जाएंगे। तो m पदों तक है तो 1 अपान आर डैश इक्वल टू यम अपान एन आर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर समझिए आर डैश इक्वल टू क्या होगा, तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो देखिए ये हो जाएगा एम आर डैश, ठीक है। इसका गुणा इससे होगा, इसका इससे, कैची गुणा कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा एन आर। तो देखिए आर डैश इक्वल टू क्या होगा, ये एन आर अपान एम आर, ठीक है। तो एन आर अपान एम आर, ठीक है, सॉरी एन आर अपान एम होगा, ठीक है, क्योंकि एन आर और ये एम जो है ये आपका इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आर डैश इक्वल टू एन आर अपान एम हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे, जैसे हम लोगों ने उसमें निकाला था, ठीक है, समांतर श्रेणी में। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी कि टोटल जो प्रतिरोध होगा वो हम निकाल लेंगे, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, हम बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध जोड़ देंगे, जैसे हमने उसमें जोड़ा था। तो बाह्य प्रतिरोध आर है, कैपिटल आर, और आंतरिक प्रतिरोध है आर डैश, ठीक है। तो दोनों को हम जोड़ देंगे। अभी हमने आर डैश इक्वल टू क्या लिखा, देखिए ऊपर एन आर अपान एम लिखा, तो आर के स्थान पर, आर डैश के स्थान पर हम लिख देंगे एन आर अपान एम। तो आर डैश के स्थान पर लिखेंगे एन आर अपान एम, ठीक है, और प्लस ये आपका आर ऐसे ही रहेगा। तो कुल प्रतिरोध भी हमारा आ गया। कुल विद्युत वाहक बल हमें पता है, ठीक है, एनी है। तो अब हम परिपथ में प्रवाहित धारा निकाल लेंगे, जैसे हमने उसमें निकाला था, ठीक है। तो अतः परिपथ में प्रवाहित धारा, ठीक है, धारा को हम लोग डिनोट करेंगे आई से। तो ये हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल अपान कुल प्रतिरोध, ठीक है, कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल अपान कुल प्रतिरोध, ये धारा इक्वल टू आपका हो जाएगा, ठीक है। तो धारा को हम आई से डिनोट करते हैं, तो आई इक्वल टू आपका क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल हमने ऊपर लिखा था एनी, ठीक है, तो एनी लिख देंगे, अपान नीचे क्या हो जाएगा, देखिए कुल प्रतिरोध क्या है, ये हमने अभी निकाला है, एन आर अपान एम प्लस आर, ठीक है। तो यहां पर हम उसी को लिख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे एन आर अपान एम प्लस आर, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें आपको समझनी है, ठीक है, इसको हम और आगे तक सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आई इक्वल टू आपका हो जाएगा एन ई, आपका ऐसे ही रहेगा, अपान ये m हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो m आपका नीचे रहेगा ऐसे, ऊपर क्या बचेगा एन आर प्लस ये m का गुणा r से हो जाएगा, तो m r, ठीक है, एन आर प्लस m r हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका m r, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं। देखिए I इक्वल टू हमारा आ जाएगा, जो धारा आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, m का गुणा ऊपर होगा तो हो जाएगा एम एन ई, ठीक है, एम एन ई, अपान नीचे हो जाएगा एन आर प्लस एम आर, ठीक है। तो ये तो हमारी आ गई धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए हम धारा का अधिकतम मान लेते हैं। ये जो धारा इसका अधिकतम मान अगर हम लेंगे तो इसका न्यूनतम मान होगा, क्योंकि जो एन आर प्लस एम आर है ये आई के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आई ज्यादा होगा तो एन आर प्लस एम आर की वैल्यू कम होगी, अगर एन आर प्लस एम आर ज्यादा होगा तो आई की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो धारा के आई के अधिकतम मान हम चाहते हैं कि आई का मान अधिकतम हो, तो क्या होगा, तो हमें इसका मान कम करना होगा। तो देखिए धारा आई के अधिकतम मान के लिए, ठीक है, अधिकतम मान के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, एन आर प्लस एम आर, एन आर प्लस एम आर का मान न्यूनतम होना चाहिए, मान न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें धारा की वैल्यू बढ़ानी है तो एन आर प्लस एम आर का मान न्यूनतम कर देंगे, वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे, हम सिंपल एक काम करेंगे, एन आर प्लस एम आर, ठीक है, इसका हम अंडर रूट कर देंगे, ठीक है, ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, अंडर रूट का स्क्वायर कर देंगे।
तो एन आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस आपका हो जाएगा अंडर रूट एम आर का स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये आपका हो जाएगा एन आर प्लस एम आर, आपका ऐसे ही है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहां पर क्या किया है, देखिए एन आर प्लस एम आर, ठीक है, इसी को मैंने यहां पर लिखा है, क्या किया मैंने, अंडर रूट करके स्क्वायर लगा दिया है। तो आपको पता है जब इसका हम अंडर रूट है इसको स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आ जाएगा एन आर, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसी में हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, ठीक है, अंडर रूट एन आर टू अंडर रूट एन आर, ठीक है, और इंटू अंडर रूट एम आर, ठीक है, एम आर, इसको हम घटा देंगे और इसी को हम जोड़ भी देंगे, ठीक है, इसी को हम जोड़ भी देंगे। तो प्लस टू अंडर रूट एन आर इंटू अंडर रूट एम आर, यानी कि हमने किया क्या है, देखिए हमने क्या किया, एन आर प्लस एम आर, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट एन आर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एम आर का स्क्वायर। जब अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो हमारा एन आर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें टू अंडर रूट एन आर और अंडर रूट एम आर जो घटा देंगे और उसी को जोड़ देंगे। जब किसी को घटाते हैं तो उसको जोड़ना भी पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर अब क्या होगा, यहां पर एक फॉर्मूला लागू होगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, चूंकि आपको पता है ए माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला आप सभी को पता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो रहा है। देखिए ये स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, देखिए ए आप मान लीजिए ए क्या है, अंडर रूट एन आर, और बी क्या है, अंडर रूट एम आर। तो ये का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो यहां पर हम इसके स्थान पर लिख देंगे अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अब हम लिखेंगे एन आर प्लस एम आर इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपका बचेगा क्या, देखिए ये बच गया टू अंडर रूट एन आर इंटू अंडर रूट एम आर, ठीक है, ये बच गया। अब देखिए हमें एक काम यहां पर और करना है, चलिए वो भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमें अब लिखना है कि एन आर प्लस एम आर के न्यूनतम मान के लिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे एन आर प्लस एम आर के न्यूनतम मान के लिए, ठीक है, के न्यूनतम मान के लिए। तो एन आर प्लस एम आर के न्यूनतम मान के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर, इसको मान लेंगे जीरो, ठीक है, क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर इक्वल टू हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है, इसको हम जीरो मान लेंगे। तो जब इसको जीरो मानेंगे तो बताइए अंडर रूट एन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट एम आर। देखिए ये एम आर इधर आ जाएगा अंडर रूट एम आर, ठीक है। तो अंडर रूट एम आर, अब यहां से हम आर इक्वल टू निकाल सकते हैं। देखिए अब अंडर रूट लगा है, ठीक है। अब इनका हम पहले वर्ग करते हैं, तो इनका वर्ग करने पर, इनका वर्ग करने पर, ठीक है। तो जब इनका हम वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए वर्ग करेंगे जब इनका अंडर रूट एन आर का, तो क्या आ जाएगा, ये लिख देता हूं मैं, अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब होल स्क्वायर करेंगे तो मैंने बताया था ये एन आर ही आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एम आर, ठीक है। अब यहां से हम r इक्वल टू निकाल लेंगे, कैपिटल R इक्वल टू, तो एन आर के नीचे स्मॉल m आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर गुणे में उधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो एन आर अपान m, ठीक है। तो ये आपका आ गया कुल आंतरिक कुल प्रतिरोध, ठीक है, यानी कि ये आपका बाह्य प्रतिरोध आया है R इक्वल टू एन आर अपान m, ये आपका क्या आया है, बाह्य प्रतिरोध। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध आपको पता है क्या होता है, मैंने आगे बताया था, कुल आंतरिक प्रतिरोध मैंने निकलवाया था आर डैश इक्वल टू मैंने बताया था आपको, वो भी होता है
NR/M के बराबर। ठीक है, कुल आंतरिक प्रतिरोध जब मैंने आपको बताया था तो वो भी होता था किसके बराबर, NR/M के बराबर। ठीक है, कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो वही मैंने यहां पर आपका लिखा है, तो ये आपका हो जाएगा कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब देखिए यहां पर परंतु लिखेंगे हम, परंतु NR/M पूरी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है। देखिए पूरी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध NR/M है, तो पूरी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। ठीक है, तो पूरी बैटरी का ये आंतरिक प्रतिरोध है। तो आप कह सकते हैं कि मिश्रित क्रम में, यानी कि सेल के मिश्रित क्रम संयोजन में बाह्य परिपथ में धारा का मान अधिकतम तब होगा जब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होगा। देखिए R = NR/M है, कुल आंतरिक प्रतिरोध भी NR/M है, तो जब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होगा तभी धारा का मान अधिकतम होगा। तो आप लोग यहां पर एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर हेडिंग डालेंगे नोट और इसको लिख लीजिए जो मैंने अभी बताया। ठीक है, क्या बताया, मिश्रित क्रम में, मिश्रित क्रम में बाह्य परिपथ में धारा का मान, में धारा का मान अधिकतम, ठीक है, धारा का मान अधिकतम तब होगा जब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो, बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो। ठीक है, तो ये आप लोग लिख दीजिएगा कि मिश्रित क्रम में बाह्य प्रतिरोध, बाह्य परिपथ में धारा का मान अधिकतम तभी होगा जब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर यही है आपका सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3-4 टॉपिक्स बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।